हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग देखेंगे जो पिछला क्लास में हम लोग धातु के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं उसके प्रक्रम देखे थे। पार्ट 1 था। आज हम लोग को पार्ट 2 है और आज हम लोग को पार्ट 2 है, तो इसमें आज हम लोग देखेंगे। तो पिछला क्लास में हम लोग देख लिए थे कि क्या है और क्या नहीं। तो पिछला क्लास में हम लोग देखे थे कि जो मतलब कि अयस्क के प्रकार देखे थे, सल्फाइड अयस्क देखे थे, ऑक्साइड अयस्क देखे थे, कार्बोनेट अयस्क देखे थे, ये सब हम लोग देखे थे। और आज हम लोग देखेंगे उससे आगे। आज हम लोग उससे आगे देखेंगे। तो देखते हैं कि क्या है। तो हम लोग आज देखेंगे गैंग। तो गैंग जो है, जो कहता है कि अयस्क में उपस्थित जो अयस्क होता है उसमें जो उपस्थित होता है अशुद्धि, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं या अधात्री कहते हैं। तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को हम लोग गैंग कहते हैं। तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहते हैं फ्लक्स। तो कहता है अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को दूर करने के लिए, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को दूर करने के लिए जिस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है उसे फ्लक्स कहते हैं। जिस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं। और जब गैंग और फ्लक्स आपस में मिलता है, जब गैंग और फ्लक्स आपस में मिलता है तो धातु मल के निर्माण होता है। जब गैंग और फ्लक्स आपस में मिलता है तो धातु मल के निर्माण करता है। मान लेते हैं कि कोई कपड़ा है, कपड़ा में कोई गंदगी लगा हुआ है, पहनते हैं तो उसमें गंदगी लग जाता है। तो कपड़ा में गंदगी लगा हुआ है तो वह गंदगी जो है, वह जो गंदगी है वह गैंग है। और कपड़ा को धोने के लिए साबुन या सरफ का प्रयोग करते हैं। कपड़ा को धोने के लिए साबुन या सरफ का प्रयोग करते हैं, यानी कि उस अशुद्धि को साफ करने के लिए साबुन या सरफ को प्रयोग करते हैं। तो वह साबुन या सरफ क्या है? फ्लक्स है। और जब कपड़ा वाला गंदगी और साबुन सरफ एक बाल्टी में आ जाता है, कपड़ा निकाल लेते हैं, तो वही क्या है? धातु मल है। तो कहता है कि गैंग तथा फ्लक्स आपस में मिलकर धातु मल के निर्माण करता है। जैसे कि CaO प्लस SiO2, इसे सिलिका कहते हैं। SiO2 को क्या कहते हैं? सिलिका। तो CaO प्लस SiO2, तो ध्यान दीजिएगा, आराम से लिख दीजिए CaSiO2 और एक और O हो जाएगा तो SiO3 हो जाएगा। सिंपल। जैसे कि FeO प्लस SiO2 तो Fe SiO2 और O तो क्या हो जाएगा? O3 हो जाएगा। इसका नाम कैल्शियम सिलिकेट है। इसका नाम कैल्शियम सिलिकेट है। इसका नाम फेरस सिलिकेट है, लोहा सिलिकेट, आयरन सिलिकेट। ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि धातु कर्म से क्या समझते हैं तथा इसके अंतर्गत कौन कौन प्रक्रिया अपनाते हैं। धातु कर्म से क्या समझते हैं तथा इसके अंतर्गत कौन कौन प्रक्रिया अपनाते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन प्रक्रिया अपनाते हैं। तो कहता है कि अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए, अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाया जाता है, अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए
धातु कर्ण से क्या समझते हैं तथा इसके अंतर्गत कौन कौन प्रक्रिया अपनाते हैं। तो धातु कर्ण जो है कहता है अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए, अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाया जाता है, अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाया जाता है उसे धातु कर्ण कहते हैं। यानी कि अयस्क कोई है, अगर उससे शुद्ध धातु प्राप्त कर लेंगे तो वही क्या है, धातु कर्ण है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए शुद्ध धातु प्राप्त होता है उसे कहते हैं ऑप्शन ए अयस्कों का सांद्रण, ऑप्शन बी गैंग, ऑप्शन सी धातु कर्ण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, धातु कर्ण हो जाएगा। तो अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाया जाता है उसे क्या कहते हैं, धातु कर्ण कहते हैं। और इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाते हैं, इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाते हैं। सबसे पहले क्या है, अयस्कों का सांद्रण। सबसे पहले अयस्कों का सांद्रण करेंगे, अयस्क के सांद्रण करेंगे। अयस्कों का सांद्रण कहिए या अयस्कों का समृद्धिकरण कहिए या अयस्कों का प्रसाधन कहिए या अयस्कों का सज्जीकरण कहिए, सब बात क्या है, सेम है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अयस्कों का सांद्रण, अयस्कों का सांद्रण। उसके बाद क्या करेंगे, धातु के ऑक्साइड की प्राप्ति, धातु के ऑक्साइड की प्राप्ति। उसके बाद क्या करेंगे, धातु की प्राप्ति। उसके बाद हम करेंगे धातु की प्राप्ति। उसके बाद क्या करेंगे, धातु का शुद्धिकरण। उसके बाद क्या करेंगे, धातु का शुद्धिकरण। क्वेश्चन पूछेगा कि धातु कर्ण में कौन कौन सा प्रक्रिया अपनाते हैं, धातु कर्ण में कौन कौन सा प्रक्रिया अपनाते हैं। तो धातु कर्ण के अंतर्गत निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाते हैं। सबसे पहले अयस्कों का सांद्रण करते हैं, उसके बाद धातु के ऑक्साइड की प्राप्ति करते हैं, उसके बाद धातु की प्राप्ति करते हैं और उसके बाद धातु का शुद्धिकरण करते हैं। तो धातु कर्ण अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाया जाता है उसे क्या कहते हैं, धातु कर्ण कहते हैं। उसके बाद अयस्कों के सांद्रण से क्या समझते हैं, इसके प्रकारों का वर्णन करें। अयस्कों के सांद्रण से क्या समझते हैं, इसके प्रकारों का वर्णन करें। तो अयस्कों का सांद्रण कहता है अशुद्ध अयस्क से, अयस्क जो रहेगा अगर अशुद्ध है, अगर अशुद्ध अयस्क से अगर शुद्ध अयस्क प्राप्त करते हैं, यदि अशुद्ध अयस्क से शुद्ध अयस्क प्राप्त करते हैं तो उसे अयस्कों का सांद्रण कहते हैं, तो उसे अयस्कों का सांद्रण कहते हैं। और शुद्ध अयस्क से शुद्ध अयस्क प्राप्त करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, अयस्कों का सांद्रण करते हैं। और अयस्कों के सांद्रण का विधि बहुत सारा है, तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले है फेन प्लवन विधि या झाग प्लवन विधि या झाग उत्प्लवन विधि। तो फेन प्लवन विधि कहता है कि इस विधि में, इस विधि के द्वारा उस प्रकार के अयस्क के सांद्रण किया जाता है जिसमें सल्फर उपस्थित होता है, जिसमें गंधक उपस्थित होता है। अब बताइए तो इसमें देखिए तो सल्फर उपस्थित है, सल्फर उपस्थित है, इसमें कहीं सल्फर उपस्थित नहीं है, तो इसका सांद्रण फेन प्लवन विधि से नहीं करेंगे। अब बताइएगा ZNS, इसमें सल्फर उपस्थित है, सल्फर उपस्थित है, तो इसका सांद्रण फेन प्लवन विधि से करेंगे। बताइए तो कि ZnCO3, ZnCO3 इसमें सल्फर उपस्थित है, नहीं है, तो इसका सांद्रण फेन प्लवन विधि से नहीं करेंगे। कहेगा कि निम्नलिखित में से किसका सांद्रण फेन प्लवन विधि से करेंगे, निम्नलिखित में से किसका सांद्रण फेन प्लवन विधि से करेंगे। ऑप्शन ए ZNO, ऑप्शन बी ZNS, ऑप्शन सी ZnCO3, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ डी। तो जिसमें सल्फर उपस्थित रहेगा उसी का सांद्रण फेन प्लवन विधि से करेंगे। तो कहता है कि इस विधि के द्वारा उस प्रकार के अयस्क का सांद्रण किया जाता है जिसमें सल्फर उपस्थित होता है, जिसमें सल्फर उपस्थित होता है। सल्फर उपस्थित होता है क्योंकि सल्फाइड अयस्क,
क्योंकि सल्फाइड अयस्क हल्का होता है, क्योंकि सल्फाइड अयस्क क्या होता है, हल्का होता है तथा उसमें फेन के साथ चिपकने का गुण पाया जाता है। यह जो विधि है, जो कह सकते हैं कि एक महिला जो है, जो अपना कपड़ा खींचने के लिए, अपना कपड़ा साफ करने के लिए पेन बाल्टी में सरफ लेकर उसमें मिला के अपना कपड़ा डाली, तो उसी से इस विधि के निर्माण हुआ है। तो इस विधि में उस प्रकार के अयस्क का सांद्रण करेंगे जिसमें सल्फर उपस्थित होता है, क्योंकि सल्फाइड अयस्क हल्का होता है तथा उसमें फेन के साथ चिपकने का गुण पाया जाता है। अब कह देगा कि फेन प्रवण विधि का उपयोग, चाहे सल्फाइड अयस्क का उपयोग, फेन इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा, फेन प्रवण विधि में सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है क्यों? फेन प्रवण विधि में सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है क्यों? तो क्या जवाब देंगे? फेन प्रवण विधि में सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है क्योंकि सल्फाइड अयस्क हल्का होता है तथा उसमें फेन के साथ चिपकने का गुण पाया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि सल्फाइड अयस्क का सांद्रण, सल्फाइड अयस्क का समाहरण फेन प्रवण विधि के द्वारा किया जाता है क्यों? तो सल्फाइड अयस्क हल्का होता है तथा उसमें फेन के साथ चिपकने का गुण पाया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किस विधि से करते हैं? तो कौन विधि से करते हैं? फेन प्रवण विधि से करते हैं। तो कहता है, अब इसको देखना है, इसको फिगर से याद करना है। सबसे पहले एक बर्तन लेंगे, पहला नंबर में क्या लेंगे? एक बर्तन लेंगे। बर्तन लेकर जल और अयस्क के महीन चूर्ण डालेंगे, जल और अयस्क का महीन चूर्ण डालेंगे और उसमें पाइन या जैंथेट का तेल मिलाएंगे। तीसरा नंबर, पाइन या जैंथेट का तेल मिलाकर जब वायु प्रवाहित करेंगे, क्या प्रवाहित करेंगे? वायु प्रवाहित करेंगे, तो फेन उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? फेन उत्पन्न होगा। अयस्क के महीन चूर्ण फेन में चिपक कर ऊपर और शुद्धि नीचे। सबसे पहले क्या लेना है? बर्तन। सबसे पहले बर्तन, और बर्तन में जल और अयस्क के महीन चूर्ण, जल और अयस्क के महीन चूर्ण, और उसमें पाइन या जैंथेट का तेल, और डालेंगे क्या? वायु। तो क्या उत्पन्न होगा? फेन। तो अशुद्धि कहां चला जाएगा? नीचे। तो ध्यान दीजिएगा, फेन प्रवण विधि में सर्वप्रथम एक बर्तन लेते हैं जिसमें जल तथा अयस्क के महीन चूर्ण रखकर पाइन या जैंथेट का तेल मिलाकर, सर्वप्रथम एक बर्तन लेते हैं जिसमें जल और अयस्क के महीन चूर्ण रखकर उसमें पाइन या जैंथेट का तेल मिलाकर वायु प्रवाहित करते हैं, तो फेन उत्पन्न होता है। वायु प्रवाहित करते हैं तो फेन उत्पन्न होता है। अयस्क के महीन चूर्ण फेन में चिपक कर ऊपर आ जाते हैं, जबकि अशुद्धि नीचे जमा हो जाती है। एक बार फिर देख लीजिए, इस विधि में सर्वप्रथम एक बर्तन लेते हैं जिसमें जल तथा अयस्क के महीन चूर्ण रखकर पाइन या जैंथेट का तेल मिलाकर, महीन चूर्ण रखकर पाइन या जैंथेट का तेल मिलाकर वायु प्रवाहित करते हैं, तो फेन उत्पन्न होता है। अयस्क के महीन चूर्ण फेन में चिपक कर ऊपर आ जाते हैं, जबकि अशुद्धि नीचे जमा हो जाती है, जबकि अशुद्धि नीचे जमा हो जाती है। तो इस विधि में तो सल्फाइड अयस्क का सांद्रण फेन प्रवण विधि से करेंगे, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण फेन प्रवण विधि से करेंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि देखते हैं, तो चुंबकीय पृथक्करण विधि में कहता है कि इस विधि में, यानी चुंबकीय पृथक्करण विधि में, जब अशुद्धि या अयस्क दोनों में से कोई एक जब चुंबक की ओर आकर्षित होगा, अशुद्धि या अयस्क दोनों में से कोई एक जब चुंबक की ओर आकर्षित होगा, तो चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग किया जाता है। इस ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, जब अशुद्धि या अयस्क दो घटक है, दोनों में से कोई एक जब चुंबक की ओर आकर्षित होगा, तो चुंबकीय पृथक्करण विधि के द्वारा किया जाता है। यहाँ के बाद टेंशन नहीं है। इस विधि में दो रोलर लेते हैं, इस विधि में दो रोलर
लेते हैं जिसमें एक चुंबक का बना होता है, एक चुंबक का बना होता है। दोनों रोलर पर बेल्ट लगाकर जब इसे घुमाते हैं, जब इसे क्या करते हैं, घुमाते हैं, तो शुद्ध अयस्क चुंबक की ओर आकर्षित होकर पीछे की ओर जमा हो जाता है, जबकि अशुद्धि आगे की ओर गिरता है। इस विधि में क्या करते हैं, दो रोलर लेते हैं जिस पर बेल्ट लगाकर और अयस्क के महीन चुन डालकर जब इसे घुमाते हैं, तो जब जो चुंबक की ओर आकर्षित होगा वह आकर्षित होकर पीछे की ओर जमा हो जाएगा, और जो आकर्षित नहीं होगा वो आगे की ओर गिर जाएगा। तो कहता है कि जब चुंबक या अयस्क दोनों में से कोई एक जब चुंबक की ओर आकर्षित होता है तो अशुद्धि आया, दोनों में से कोई एक जब चुंबक की ओर आकर्षित होता है तो चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। तो कहता है इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब अयस्क और अशुद्धि के घनत्व में अधिक अंतर होता है। स्क्रीनशॉट लेके इसको उसके बाद उतार लीजिएगा तो ठीक रहेगा। कहता है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि में कि जब अयस्क और अशुद्धि में अधिक अंतर होता है, जब अयस्क और अशुद्धि में अधिक अंतर होता है तो चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में नत समतल के बने मेढ़ों से, यानी कि इस विधि में क्या करेंगे कि अयस्क के महीन चूर्ण को जल के साथ मिला देंगे, और अयस्क के महीन चूर्ण को जल के साथ मिलाने के बाद नत समतल के बने मेढ़ों, यही मेढ़ा टेढ़ा जो है, जो मेढ़ा है, नत समतल के बने मेढ़ों से गुजारते हैं तो शुद्ध अयस्क भारी होने के कारण मेढ़ों के बीच फंस जाते हैं, जबकि कीचड़ युक्त अशुद्धि बाहर निकल जाता है। जब अयस्क और अशुद्धि में अधिक अंतर होगा, जब अयस्क और अशुद्धि के घनत्व में अधिक अंतर होगा तो कौन विधि का प्रयोग किया जाएगा, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि का प्रयोग किया जाएगा। इस विधि में नत समतल के बने मेढ़ों से जल और अयस्क के महीन चूर्ण को मिलाकर प्रवाहित करते हैं, तो शुद्ध अयस्क भारी होने के कारण मेढ़ों के बीच फंस जाते हैं, जबकि कीचड़ युक्त अशुद्धि बाहर निकल जाती है। क्या होती है, बाहर निकल जाती है। आगे है द्रव्य धावन विधि। कहता है इस विधि का प्रयोग अयस्क के गलनांक अशुद्धि के गलनांक से कम होता है। इस विधि का प्रयोग कब करेंगे, जब अयस्क के द्रव्यनांक अशुद्धि के गलनांक या अशुद्धि के द्रव्यनांक से कम होगा, यानी कि अशुद्धि का गलनांक ज्यादा है और अयस्क का गलनांक कम है, तो उस कंडीशन में हम लोग किस विधि का प्रयोग करेंगे, द्रव्य धावन विधि का प्रयोग करेंगे। जब अशुद्धि का गलनांक ज्यादा हो और अयस्क का गलनांक कम हो तो उस कंडीशन में कौन विधि का प्रयोग करेंगे, द्रव्य धावन विधि का प्रयोग करेंगे। कहता है इस विधि में अयस्क के महीन चूर्ण को भट्ठी के ढलवा फर्श पर गर्म किया जाता है। भट्टी के ढलवा फर्श पर गर्म किया जाता है। भट्टी के ढलवा फर्श रहता है, इस पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं। भट्टी के ढलवा फर्श पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो भट्टी के ढलवा फर्श पर जब गर्म करते हैं तो क्या हो जाता है कि शुद्ध अयस्क जो रहता है, जो जल्दी से गलनांक उसका कम है तो जल्दी से गलकर नीचे आ जाएगा, जबकि क्या हो जाएगा, पीछे की ओर जमा हो जाएगा। तो क्या होता है, इस विधि का में अयस्क के महीन चूर्ण को भट्टी के ढलवा फर्श पर गर्म किया जाता है, जिससे अयस्क का गलनांक कम होता है, पिघलकर नीचे आ जाता है तथा अशुद्धि पीछे रह जाता है। आगे है निच्छालन विधि। तो निच्छालन विधि में कहता है इस विधि का प्रयोग, एक प्रकार की निच्छालन विधि जो है, जो रासायनिक विधि है,
निक्षारण विधि जो है, जो कौन विधि है, रासायनिक विधि है, रासायनिक विधि है। तो निक्षारण विधि कहता है इस विधि का प्रयोग अयस्क तथा अशुद्धि के रासायनिक गुण में अंतर होता है, रासायनिक गुण में अंतर होता है, तो निक्षारण विधि का प्रयोग किया जाता है। यानी कि निक्षारण विधि का प्रयोग कब करेंगे, जब अयस्क और अशुद्धि रासायनिक गुण में अंतर होता है, जब अयस्क और अशुद्धि रासायनिक गुण में अंतर होता है तो निक्षारण विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या करते हैं कि अयस्क को किसी विशेष विलायक में घुलाया जाता है, अयस्क को किसी विशेष विलायक में घुलाया जाता है। वैसा विलायक में घुलाना है जिसमें अशुद्धि न घुले, जिसमें अशुद्धि न घुले, और विलायक में नहीं, मतलब कि अशुद्धि जो है विलायक में नहीं घुलता है, और अशुद्धि तो विलायक में नहीं घुलेगा, और जो यौगिक घुल गया है, जो प्राप्त यौगिक है, वह जो घुल गया है उसको जल अपघटन कराते हैं, जल अपघटन कराते हैं। गलाने पर फिर यौगिक के निर्माण होता है, और उसको जब गर्म करते हैं तो शुद्ध अयस्क प्राप्त होता है। जैसे कि बॉक्साइट है, जैसे कि क्या है, बॉक्साइट है। तो बॉक्साइट को विशेष विलायक सोडियम हाइड्रोक्साइड में घुलाएं तो सोडियम एल्यूमिनेट बना। क्या बना, सोडियम एल्यूमिनेट। तो देखिए, तो इस विधि का विशेष विलायक में घुलाया जाता है तो अशुद्धि नहीं घुलता है, तो अशुद्धि नहीं घुलता है। और उसके बाद क्या करेंगे कि इसको क्या करेंगे कि गर्म करेंगे, यानी कि जल अपघटन कराएंगे। तो सोडियम एल्यूमिनेट को जल अपघटन कराएंगे, सोडियम एल्यूमिनेट को जल अपघटन कराएंगे तो फिर यौगिक का निर्माण होगा, और जो प्राप्त यौगिक है उसको इस बार क्या करेंगे, गर्म करेंगे। प्राप्त यौगिक को क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त होता है, शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त होता है। तो कहा जाता है कि जब इसमें अशुद्धि नहीं घुलता है, इसमें जो अशुद्धि है जो नहीं घुलता है, यानी कि रासायनिक गुण में जब अंतर होता है तो इस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो क्या, तो कह देगा कि बॉक्साइट अयस्क निक्षारण विधि है। बॉक्साइट अयस्क का संशोधन कैसे किए, निक्षारण विधि से। तो इस हम बात बात पर यूज करेंगे, तो उस समय हम लोग को अच्छा से देखना है। इस लेसन को पढ़ रहे होंगे तो लग रहा होगा कि 10th वाला पढ़ रहे हैं, तो अभी तक 10th वाला चलेगा। इस लेसन में लगभग 10th वाला ही चलेगा, लेकिन अगला लेसन से क्या होगा, 12th वाला चलेगा। तो इस लेसन में क्वेश्चन पूछता है, इसलिए बताना जरूरी है, और पढ़ने के लिए भी है तो बताना जरूरी है। ठीक है, तो शेयर और लाइक जरूर करें। 11th का बैच स्टार्ट है तो उन लोगों को सूचित जरूर करें। थैंक यू।